हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल लॉजिक, जिसमें हमने पिछले वीडियो तक आपको टेबल बनाना सिखा दिया था और जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने यूज़ किए थे उनकी टेबल बना के रूल समझा दिया था। और उस हिसाब से आपको आई थिंक आ गया होगा कि कैसे भाई हम आखिर टेबल बनाते हैं। अब हमने क्या बोला था कि लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करना जो है थोड़ा सा पेचीदा काम होता है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन जानने हैं, लेकिन छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी उससे पहले और आती हैं। पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम किस पे चर्चा करने वाले हैं? पहले तो चर्चा करेंगे हम क्वांटिफायर्स पे, फिर डुअल्स पे, फिर नेगेशन के रूल देखेंगे। और अगर आज के वीडियो भर का समय बचा तो हम 3 चीज़ों पे और ध्यान देंगे, दैट इज़ कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वांटिफायर्स, है ना, क्वांटिफायर्स। अब अगर नाम देखो ना, नाम देख के ऐसा लगता है कि बड़ी भारी चीज़ पढ़ाई जाने वाली है, ठीक ना, क्वांटिफायर्स। और वो 2 तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। वही मैं सोचूं यार, कुछ तो स्पेलिंग में गड़बड़ लिख रहा हूँ। क्वांटिफायर है ना, QUAN, क्वांटिफायर्स, QUAN क्वांटिफायर्स, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 2 तरह के। अच्छा, जानते हो इनको, अब ये केवल नाम बड़े बड़े हैं, बहुत छोटा काम होता है इनका, बिल्कुल 4th क्लास की मैथ जितना। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को एक्चुअली ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे उल्टा ए के जैसा, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ये। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हम लोग उल्टा ई के जैसा डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का एक और नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। और इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट। तो बड़े बड़े नाम, जैसे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ना बोलना चाहो तो आप इसको देयर एग्जिस्ट भी बोल सकते हो, और उसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर ना बोलना चाहो तो आप फॉर ऑल भी बोल सकते हो। अब बात यह है कि जब कहीं पर भी फॉर ऑल लिख के आता है या कहीं पर भी देयर एग्जिस्ट लिख के आता है तो इनके क्या मायने हुए, ये बात पकड़ लो तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा इनके लिए ना। फॉर ऑल का मतलब जानते हो क्या होता है? कि फॉर ऑल शब्द में ही दिख रहा है कि वो सबके लिए बात कर रहा है। यानी कि कोई भी मैथमेटिकल समस्या आपको दी गई हो और अगर वो फॉर ऑल सबके लिए सही है तभी उसको ट्रू मानोगे, अदरवाइज क्या मान लोगे? फॉल्स मान लोगे। उसी तरह देयर एग्जिस्ट में है ना, कि अगर हमारे पास कोई समस्या दी गई है, उसमें अगर कोई एक भी सिचुएशन सही हो गई तो पूरा सही मान लोगे, और अगर सारे के सारे गलत हो गए तभी गलत मानोगे। फिर से बताता हूँ, देखो क्या बोला, फॉर ऑल शब्द से ही लिखा है, सबकी बात करी जा रही है। तो जब किसी भी समस्या में जब सारे लोगों के लिए कोई बात ट्रू होगी तो उसको ट्रू बोलेंगे। और 1 मिनट यार, ये नॉइस रिडक्शन नहीं लगा था, अब नॉइस रिडक्शन लगा, हाँ। और अगर एक भी लोगों के लिए अगर वो बात गलत हो गई तो फिर वो गलत हो जाएगा। यानी फॉर ऑल के लिए सबके लिए सही होना चाहिए तभी सही कहेंगे। और देयर एग्जिस्ट में क्या होता है? अगर कोई एक बंदा भी मिल गया ना जिसके लिए कोई बात सही है तो वो ट्रू माना जाएगा। तो पहले मैं लिखता हूँ, ये बात जब बताने में नहीं भी पकड़ में आई ना तो अभी एग्जाम्पल लेंगे तो एक चुटकी में समझ में आएगा नाउ। ठीक है, क्या है कि फॉर ऑल, अब क्या है, अगर ट्रू फॉर ऑल, ट्रू फॉर एवरी टर्म, जितने भी टर्म कंडीशन दी गई है ना, अगर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए अगर कोई चीज़ ट्रू है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू। अदरवाइज किसी एक के लिए भी गलत हो गया तो उसका जो है वैल्यू क्या? फॉल्स हो जाएगी। और देयर एग्जिस्ट में क्या होता है कि एनी वन टर्म या कंडीशन अगर ट्रू हो गई, इज ट्रू, अगर कोई एक भी ट्रू हो गया तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
तो यानी कि फॉल्स होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, सबके लिए फॉल्स होना पड़ेगा। यानी कि इट इज देयर एग्जिस्ट फॉल्स कब कहा जाता है, ये तब कहा जाता है जब ऑल वैल्यूज आर फॉल्स। क्योंकि कोई एक ट्रू हो जाए तो वो ट्रू बना देगा, तो एक भी ट्रू ना रहे यानी सारे फॉल्स हो जाए तब वो जाके फॉल्स होगा। तो ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, ठीक है ना। अब ये बहुत कहानी हो गई थ्योरेटिकल, अब मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल लेता हूँ तो उसमें बात समझ में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि एक हमने सेट ले लिया और 1 2 3 4 और 5, चलो ऐसे रखा मैंने, है ना। अब मैंने इस पहला क्वेश्चन बनाया कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a सच दैट x लेस देन 5। बात समझ में आई कि नहीं। अब इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या है कि फॉर ऑल मतलब वो सभी x जो कि a में मौजूद है, x बिलोंग्स टू a का मतलब है कि a में पाए जाते हैं, तो वो सभी लोग जो x में पाए जाएं उन पे क्या नियम लगेगा, सच दैट उन पे ये नियम लगेगा कि वो 5 से छोटे होने चाहिए। तो क्या ऐसा है क्या, तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ एक एक को लेकर। तो सबसे पहले मैं लेट x इक्वल टू क्या ले लूँगा, a ले लूँगा, और हम जानते हैं एंड वी नो कि ये जो 1 है ना 5 से छोटा है, तो 1 तो सेटिस्फाई कर गया। इसी तरह 2 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 3 भी, और 4 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 4 भी 5 से क्या है, छोटा है। तो सारे बंदे इसमें ऐसे मौजूद हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई नहीं बचा, सारे के सारे यहाँ पर। तो इसका मतलब सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब कोई एक पे भी ये गलत नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो ये स्टेटमेंट है ना, ये क्या है, ट्रू है। ठीक, अगर मैं ये कहूं कि सेकेंड पार्ट, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट क्या x इज प्राइम, ठीक है ना। यानी कि इसमें कोई एक, जब देयर एग्जिस्ट लगा होता है तो हम कोई एक ढूंढते हैं जो सही हो जाए, उतने में ही सारा सही हो जाता है, ठीक है। तो अब बताओ, अब मैं सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले चेक करूंगा, तो मैं क्या लूंगा, सबसे पहले x बराबर 1 लेता हूं, और हम जानते हैं इट इज नॉट प्राइम, इट इज नॉट प्राइम, वो प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब पहला वाला फेल कर गया, तो ये गलत माना जाएगा क्या, नहीं। सबके लिए चेक करेंगे, कोनो एको बंदा अगर देयर एग्जिस्ट में अपने को सही होता हुआ दिख गया तो पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब x के लिए 2 और ये प्राइम होता है तो इट इज अ प्राइम, x इक्वल टू 3, ठीक है ना, तो ये प्राइम होता है। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, एक मिल गया ना काफी है। देयर एग्जिस्ट के केस में कोई एक को अगर मिल जाए तो वो ट्रू होता है। तो सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, या इसको हम टी बोल देंगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो आई होप अब बात समझ में आ गई होगी। अब मैं जरा इसी का थर्ड पार्ट लेता हूँ, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में मैंने कहा चलो ये भी निपटा देता हूँ, छोड़ो जाने दो, सारा रफ करता हूँ। हमारे पास बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो सेट था भाई वो क्या था, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक। नाउ थर्ड पार्ट क्या है, there exist x belongs to a such that x square plus x is odd, क्या बनेगा, वो odd बन जाएगा। नाउ तो सॉल्यूशन पे आए, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कम से कम देयर एग्जिस्ट है ना, तो कम से कम एक बंदा ए में जरूर होगा जिसके लिए ये कैलकुलेशन क्या एक ऑड नंबर देगा। तो पहले एक एक उठा के चेक करते हैं। तो एक एक उठा के अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले वैल्यू लेंगे x बराबर 1, और वो इस नियम में डालते हैं सच दैट के बाद को सेटिस्फाई करना चाहिए जो लिखा है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा, 2। एक इवन नंबर है कि नहीं है, तो ऑड तो नहीं हुआ, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। कोई एक भी सेटिस्फाई कर गया तो ये ट्रू हो जाएगा। चेक करते हैं, तो x बराबर क्या लेना है, 2, तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2, तो 4 2 6 हो गया, तो ये भी इवन आ गया, तो नहीं सेटिस्फाई किया। x इक्वल टू 3 ले लेते हो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 और 3, और लेकिन दिक्कत क्या हुई कि 9 में 3 जोड़ा तो 12 बन गया, ठीक है। तो ये भी क्या क्रॉस, और x की वैल्यू 4 ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4, 4 चौके 16, 4 20, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं मिला
कोई ऐसा ना मिला जो सेटिस्फाई, हमको सही साबित करने के लिए देयर एग्जिस्ट वाले स्टेटमेंट को सही होने के लिए कोई एक बंदा सही हो जाता हम सही बोल देते हैं, लेकिन यहाँ इत्तेफाक से कोई एक भी सही नहीं मिला। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ये इसको एफ भी लिख सकते हो। तो ये रही कहानी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 11, 12, या फिर ऐसे मैं क्यों ऐसे करूँ 8, ठीक है, 11, बस 12 ऐसे कर देता हूँ, कुछ भी। अब इसमें पहला फॉर ऑल x belongs to a such that x square is greater than equals to 4, ये, या फिर x greater than 4 लिख लो, ठीक है। सेकेंड पार्ट है there exist x belongs to a such that एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसको मैं इवन कर दूंगा, ठीक है। और फिर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम दे दी गई हैं, सॉल्व कर लेना। अरे यार अगर मतलब वो बात समझ में आ गई ना, तो देखते ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देखते ही समझ में आएगा इसका आंसर क्या होगा ना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्वांटिफायर सीख लिए हैं। क्वांटिफायर सीखने के बाद हमें सीखने हैं डुअल्स, ठीक है ना। तो नाउ हम पढ़ेंगे डुअल्स या डुअलिटी। हेडिंग पड़ेगी डुअलिटी। तो डुअलिटी क्या होता है एक्चुअली, एक ऐसा कुछ भी हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हो ना, तो उसमें कुछ नियम लग जाते हैं और उन नियम को फॉलो करो तो डुअलिटी बन जाती है उस स्टेटमेंट की। जैसे डुअलिटी के रूल्स क्या होते हैं, पहले मैं ये लिख देता हूँ। रूल्स क्या होता है कि जब भी तुम्हारे पास और आए, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वो उसको एंड में कन्वर्ट कर देता है। जब भी एंड आ जाए तो उसको वो और में कन्वर्ट कर देता है। जब ट्रू हो तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स हो तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हमारे पास टॉटोलॉजी है, जानते हो जब कैपिटल टी दिखाते हैं ना, तो कैपिटल टी ट्रू के लिए यूज होता है। जब स्मॉल टी की बात करते हैं लॉजिक में, तो उसका मतलब होता है टोटोलॉजी। और जब स्मॉल सी की बात करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक। तो टोटोलॉजी किसमें बदल जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन में, और कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो वो टोटोलॉजी में बदल जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि जो नेगेशन होता है ना, नेगेशन, तो नेगेशन नो चेंज, नो चेंज, नेगेशन जैसे का तैसा बना रहता है, चेंज नहीं होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अब यहाँ से आराम समझ में आने लगेगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आया है कि फाइंड या राइट द डुअलिटी ऑफ, राइट द डुअलिटी ऑफ, ठीक है, नेगेशन P और Q एंड R और नेगेशन क्यों, ऐसे कहानी दी गई है, ठीक है। तो इसका मुझे क्या निकालना है, डुअल निकालना है। तो इसका मुझे डुअल निकालना है, इसलिए मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में कि भाई अपन डुअल निकालने जा रहे हैं। डुअलिटी बोलो या डुअल बोलो, बात एक ही है। तो इसका डुअल क्या होगा, इट्स डुअल इज क्या, कि जो हमारे पास कुछ नहीं, यही फॉलो हम करेंगे। तो नेगेशन अनचेंज रहता है, नेगेशन P ही बना रहेगा। वहाँ पर एंड है तो इसको और बना देगा, ठीक है ना, और बना देगा, और ये Q ही रहेगा ना। अब वहाँ पर एंड है तो इसको भी और बना देगा, और R लिखेगा, ब्रैकेट बंद, और बाहर क्या है, नेगेशन Q है और सिंबल है तो इसको क्या बना देगा, एंड बना देगा। तो भाई ये जो है ना उसका डुअल हो गया। बड़ा इजी है डुअल निकालना ना। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ कि मुझे सेकंड पार्ट किसका, इसका डुअल निकालना है। चलो वो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब डुअल निकालना है कि P
बाई इक्विवेलेंट क्यू का मुझे डुअल निकालना है। तो अगर इसका मुझे डुअल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, क्योंकि मैंने तीर पे कोई नियम बताया नहीं है, जो भी बताया है एंड और ट्रू फॉल्स भी बताया है, एरो का तो मैंने कोई नियम नहीं बताया है। तो जब एरो पे मैंने कोई नियम नहीं बनाया है तो याद करो पिछले वाले लेक्चर के बिल्कुल अंत में हमने दोनों सिंगल तीर को भी तोड़ना बताया था और डबल तीर को भी तोड़ना बताया था, यानी उसका भी रूल्स है कि एंड और में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो जो बताया था उसको याद करो, क्या कि भाई इस पी डबल इक्विवेलेंट क्यू को पी देन क्यू लिख सकते हैं और एंड क्यू देन पी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिंगल तीर को तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि नेगेशन पी और क्यू लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर एंड है तो इसको नेगेशन क्यू और पी लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास वो स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट। नाउ इसका मुझे चाहिए डुअल। अगर इसका मुझे डुअल चाहिए तो नेगेशन पी और को एंड क्यू में बदल देंगे। अच्छा, बाहर एंड लगा हुआ है तो और में बदल जाएगा और ये नेगेशन क्यू एंड पी हो जाएगा। तो इसका डुअल ये रहा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ और उसके बाद कहानी हमारी समाप्त हो जाएगी। क्या, डुअल्स की कहानी, कि मान लो थर्ड पार्ट मैंने ले लिया कि P देन Q C और लगा के T। तो यहाँ पर स्मॉल c फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन है और स्मॉल t फॉर द टोटोलॉजी है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे क्या, इस तीर को तोड़ के। पहले एरो में तो कुछ नियम नहीं है ना डायरेक्ट, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रीराइट करेंगे कि भाई इस तीर को तोड़ो तो नेगेशन p आ जाता है और यहाँ पर और लग जाएगा, फिर आ जाएगा q एंड c और फिर और लगा के t आ जाएगा। नाउ हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डुअल्स। इसका डुअल्स निकालेंगे। इसका डुअल क्या हो जाएगा, नेगेशन p एंड और है तो एंड में बदल जाएगा, क्यू एंड है तो और में बदल जाएगा, और यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन सी है। कॉन्ट्राडिक्शन अगर सी है तो ये टोटोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर का और जो है वो एंड में बदलेगा और टोटोलॉजी जो बैठा है वो कॉन्ट्राडिक्शन में बदल जाएगा। तो ये जो हो गया ना वो ऊपर वाले का डुअल हो गया, इसका डुअल हो गया। बात समझ में आई होगी। तो आई होप बड़ा इजी है। आप अपनी बुक उठाओ, फटाफट क्वेश्चन कर लो, बड़ी इजीली बात समझ में आती है ना। अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ, दैट इज रूल्स फॉर द नेगेशन। किसी भी चीज का हम नेगेशन कैसे करते हैं उसकी नियमावली जानना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन इसमें आ भी जाता है एक्चुअली। ठीक है ना, ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कि रूल्स फॉर द नेगेशन, रूल्स फॉर द नेगेशन। ठीक है, जब किसी का मुझे नेगेशन लेना होता है तो फिर से वही नियम, नेगेशन एंड को और में बदलता है। ठीक है ना, और को एंड में बदलता है, ये कहानी चलती जाती है। टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन में, कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी में, जो डुअल करता है ये भी वही काम करता है ना। इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं और क्या, जैसे ट्रू फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में बदलता है। इसके अलावा अगर हमारे पास नेगेशन है ना तो नेगेशन को पॉजिटिव में बदल देता है, यानी कि अगर नेगेशन पी लिखा हुआ है तो इसका नेगेशन का भी नेगेशन लोगे तो सिर्फ पी बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, नेगेशन का नेगेशन, तो नेगेशन को वो पॉजिटिव में बदल देता है। और जब कभी भी हमारे पास लेस देन हो तो लेस देन को बदलता है ग्रेटर देन इक्वल टू में, और अगर हमारे पास ग्रेटर देन हो तो उसको बदलता है लेस देन इक्वल टू पे। दोनों में से किसी एक जगह पे इक्वल टू रहेगा ही रहेगा। जैसे मैं समझाने के लिए लिखूं कि अगर लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो उसको बदलेगा सिर्फ ग्रेटर देन, दोनों जगह पे एक जगह इक्वल टू लगेगा। ठीक है, अगर नहीं लगा है तो बदलने पे लगा देंगे और अगर लगा हुआ है तो बदलने पे हटा देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया होता तो ये कन्वर्ट होता है लेस देन में ओनली। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो बिल्कुल। अब यही सारे बस वही नियम होते हैं। तो सारे नियम यहाँ से यहाँ तो मैच कर रहे हैं किसके, डुअल्स वाले, डुअल्स नेगेशन का सेम, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर और दी गई हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ कि राइट द नेगेशन ऑफ, राइट द नेगेशन ऑफ, ठीक है, नेगेशन ऑफ डॉट डॉट डॉट, पहला क्वेश्चन कि इफ x लेस देन x प्लस 8 लेस देन 1 देन x ऑल्सो ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 2 होना चाहिए नाउ। या x+1 लेस देन 8, x+1 लेस देन 8 लिखो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब एक काम करते हैं, इसका मैं अगर नेगेशन लिखूं तो ये हमारे पास, इसका नेगेशन अगर करना चाहूं तो नेगेशन क्या हो जाएगा, या फिर मैं इफ देन वाला पहले हटाता हूँ और ये लिखता हूँ, तो और लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका नेगेशन लिखूंगा तो नेगेशन क्या कहता है कि x+1, अब एरो इधर का लेस देन है तो लेस देन किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल जाएगा, और किस में बदल जाएगा, एंड में बदल जाएगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका नेगेशन आ गया। ऐसे ही अगर मैं दूसरा ले लूँ कि चलो इसमें वर्ड वाला लेते हैं एक बार कि इफ कौन सा एग्जांपल लूं, इफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इफ सर्कल, ठीक है। इफ क्वाड्रिलेटरल छोटा सा प्रॉब्लम, चलो मैं लेता हूँ, ठीक है। इफ क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। इफ इट इज, इफ एंड ओनली इफ, ऐसे लिख लो, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस, ठीक है ना, रोम्बस। अगर ये हमने लिखा तो पहली बात तो इसमें ये पहचान लो कि इसमें क्या लगा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है भाई। तो इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है तो बाई कंडीशनल वाले नियम लगा हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, पहला स्टेटमेंट P है और इट इज़ अ रोम्बस, ये दूसरा स्टेटमेंट है क्या, Q। तो सबसे पहले तो हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा, P डबल इक्विवेलेंट Q आया कि नहीं आया। अब मुझे इसका चाहिए नेगेशन, और मुझे मालूम है नेगेशन के रूल में कहीं भी एरो नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P देन Q और एंड लगा के Q देन P हो जाएगा। अच्छा, इसको भी तोड़ते हैं तो नेगेशन P और Q हो जाएगा, और एंड लगा के नेगेशन Q और P हो जाएगा। अब मैं करूँगा इसका नेगेशन, अब मुझे चाहिए इसका नेगेशन, अब मुझे इसका नेगेशन चाहिए तो ये नेगेशन इसका लगाऊंगा, तो जो नेगेशन P है ना वो सिर्फ P बन जाएगा, और है ना एंड बन जाएगा, और नेगेशन Q बन जाएगा। फिर बाहर सिंबल एंड का लगा हुआ है और लगेगा, और यहाँ पर Q है ना, नेगेशन Q, तो Q बन जाएगा, ये एंड बन जाएगा, और नॉर्मल P है तो नेगेशन P बन जाएगा। तो ऊपर वाले का नेगेशन कुल मिला के ये हुआ। तो ये गिवन स्टेटमेंट था, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म अपने तरीके से लिखा, फिर उसका नेगेशन लिया तो ये आया। अब इसको शब्दों में लिखो, जैसे P क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, तो चुपचाप लिख दो, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। फिर एंड लगा हुआ है ऐसा, तो क्या लिखोगे, एंड, फिर नेगेशन Q क्या कहता है, इट इज अ रोम्बस, लेकिन नेगेशन लिखना है तो इट इज नॉट अ रोम्बस, ऐसे कर दोगे, एंड इट इज नॉट अ रोम्बस। ये तो मैंने पहला टुकड़ा लिखा, और फिर दूसरा टुकड़ा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डिसजंक्शन, तो क्या लिखोगे, और फिर क्या लिख सकते हो, Q क्या है, इट इज रोम्बस। अच्छा, ये इट किसके लिए यूज किया गया है, क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज किया गया है। तो जब हम स्टेटमेंट की शुरुआत करते हैं दूसरे टुकड़े की, तो इट ना लिख के हम क्वाड्रिलेटरल ही लिख देंगे। इट इज मतलब क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, और फिर क्या है, एंड क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, एंड फिर नेगेशन P क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, इसका नेगेशन क्या होगा, इट इज नॉट अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, एंड क्वाड्रिलेटरल। तो दोबारा क्वाड्रिलेटरल मत लिखो, क्योंकि एक बार लिखा जा चुका है, तो इसी के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इट बोल सकता हूँ, एंड इट इज
क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, इसका नेगेशन लिखना है, इट इज नॉट अ स्क्वायर। तो यहाँ से आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि नेगेशन कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं बीच की मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हटा दूं तो ये अपने पास है गिवन स्टेटमेंट और इसका नेगेशन देखो ये इतना बड़ा लिख के आया। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, वो आप करके दिखाना। तो मुझे नेगेशन क्वेश्चन लिखता हूँ, नेगेशन पे राइट द नेगेशन। क्वेश्चन क्या है, राइट द नेगेशन, ठीक है ना। पहला, इफ इट इज रेनिंग टुडे देन वी विल प्ले क्रिकेट। अगर बारिश होगी आज, ठीक है, तो मैं बाहर क्रिकेट खेलूंगा। तो ये कौन सा है, इफ एंड देन वाली बात है कि नहीं है। तो अगर इसको पी मान लोगे और इसको क्यू मान लोगे तो पी एरो क्यू वाली कहानी है कि नहीं। तो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर उसका नेगेशन लोगे और फिर नेगेशन लेने के बाद शब्दों में बयां करोगे। ये हो गया। नाउ दूसरा प्रॉब्लम। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, क्या कि वी बॉट मतलब खरीदा। वी बॉट कैरेट, ठीक है ना, कैरेट इफ एंड ओनली इफ, फिर वही आ गया इफ एंड ओनली इफ वी गो टू मार्केट, ठीक है ना। जब मार्केट नहीं जाएंगे तो क्या ही सब्जी या गाजर खरीदेंगे, इफ वी गो टू मार्केट। तो भाई इफ एंड ओनली वाला नीचे बता ही चुका हूँ, तो यही नियम और वो एक एरो वाला है। ये दो आप एग्जाम्पल कर लेना और मुझे कमेंट में लिखना, ठीक है ना, बिल्कुल कमेंट में लिख देना। जो लिखना है शब्दों में ही लिखना है, ये बीच की कैलकुलेशन नहीं लिखनी है, बस उसका नेगेशन स्टेटमेंट लिख के जरा से उसका जवाब दो तुम लोग। अब मैं देख लेता हूँ कितने मिनट का वीडियो हुआ है। फिर अरे यार काफ़ी देर का हो गया, 27 मिनट का वीडियो हो गया है। तो यानी कि अब मुझे क्या अगले टर्म पे ये पढ़ाना है, कन्वर्स, ठीक है ना, और इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये मैं अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। और ये एक छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट लगेगा और इसको ख़त्म होने के बाद फिर मैथमेटिकल लॉजिक का एक से टफेस्ट पोर्शन जो होता है, जो लोगों को टफ लगता है कि लॉजिकल इक्विवेलेंस विदाउट ट्रूथ टेबल प्रूफ करना। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।